Hello everyone, myself Anish Gaur from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. And from this video lecture, we are going to discuss about the remaining topic related to the DNA fingerprinting. So let us start with the remaining topic. And in the remaining topic, we will discuss about first of all the advantages of DNA fingerprinting for human being. Advantages of DNA fingerprinting. Advantages means the uses, means DNA fingerprinting technique used at which places or how it is useful for the human population. ये यूजफुल कैसे होता है, तो चलिए हम वन बाय वन इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला हम एडवांटेज जो मेन एडवांटेज आपका दिखाई देता है इन फोरेंसिक्स लैब में। इन फोरेंसिक्स टू सॉल्व द क्राइम केस, किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व क्राइम केस, a number of crime case lead to no evidence, or crime case with very little evidence or no traces of the criminals present at the crime scene. So in that situation, DNA fingerprinting is one of the method or technique to solve the crime case. उस crime case को solve करने के लिए crime case जो है murder भी हो सकता है, rape भी हो सकता है और रॉबरी भी हो सकती है। ओके, तो बहुत सारे क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है जो दूसरा एडवांटेज, मेन एडवांटेज है, दैट इज द पैटर्निटी टेस्टिंग। फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग, किसी भी चाइल्ड के पैटर्निटी टेस्ट के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही वह मेथड है जिससे किसी चाइल्ड का अगर पैटर्निटी डिस्टिंक्शन करना है तो ऐसे केस में ये सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट एडवांटेज जो है इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटरी डिजीज जो है, स्पेशली हेरिडिटरी डिजीज का डायग्नोसिस ये पॉसिबल होता है इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से। डायग्नोस hereditary disease, in previous chapter we have discussed about a number of hereditary disease and we can diagnose that hereditary disease by using DNA fingerprinting, and after diagnosis we can also cure the disease by the help of rDNA technology, recombinant DNA technology, जो हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट ये है आपका एंटीबायोटिक का जो फील्ड होता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जिनमें पैथोजेंस के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की एबिलिटी डेवलप होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो कुछ डिजीजेस के केस में आप लोग देखे होंगे कि स्पेशली बैक्टीरियल डिजीज के केस में होता है, दे डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है उनमें डेवलप हो जाता है। जैसा कि बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ओके, प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एफ प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड होता है। ओके, तो आर प्लाज्मिड जो होता है वह स्पेशली रेजिस्टेंस डेवलप करने की एबिलिटी उसके अंदर होती है। उसके पास ऐसा जीन होता है जिससे वह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी डेवलप करता है, आर प्लाज्मिड। ओके, बैक्टीरिया में स्पेशली होता है। सो ये कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है किसी बैक्टीरिया में डेवलप हुआ है, किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वो अपने अंदर रेजिस्टिविटी डेवलप कर रहा है, उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्विंग और बाय ऑब्जर्विंग द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डीएनए को ऑब्जर्व करके ही पता लगाया जा सकता है। एंड दिस कैन बी पॉसिबल
only with the help of DNA fingerprinting technique. DNA fingerprinting technique से ये पॉसिबल होता है। ये क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का जो डिजीज़ होता है, इसमें आप अगर जानकारी होगी थोड़ा बहुत आपको, वैसे जब ये चैप्टर बताया जाएगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये जो है एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ होता है और ट्यूबरकुलोसिस में इसका बहुत ज़्यादा लेवल होता है। ओके, MDR, SDR, ऐसे कुछ XDR TB। ओके, TB शॉर्ट फॉर्म में TB बोलते हैं। तो ड्रग रेजिस्टेंस एबिलिटी डेवलप कर जाती है, मतलब इसके जो बैक्टीरिया होते हैं इसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। तो कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करते हैं, तो उनमें कोई भी एंटीबायोटिक उनके ऊपर वर्क कर देता है। बट कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ओके, तो ऐसे में वह उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से क्योर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग ही हेल्पफुल होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया में डेवलप हुआ है, जो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के बॉडी में TB कॉज कर रहा है। तो ये भी एक तरह का जो है एडवांटेज है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। मीन्स द नेक्स्ट एडवांटेज इज टू आइडेंटिफाई एंटीबायोटिक to which a bacteria becomes resistant। ओके, जिस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप की है, ओके, उस एंटीबायोटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम DNA फिंगरप्रिंटिंग का ही हेल्प लेते हैं। ओके, इसके अलावा जो है एडवांटेज आप देखेंगे DNA एविडेंस इन मोर रिलायबल। ये जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का ये एविडेंस होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू जो रिजल्ट आता है वह मोर रिलायबल होता है देन द एविडेंस और आई विटनेस एविडेंस। आई विटनेस वाला एविडेंस से ज़्यादा ये रिलायबल होता है। मीन्स DNA evidence is more reliable than eyewitness। किसी भी क्राइम प्लेस पे जो आई विटनेस होता है उससे ज़्यादा रिलायबल क्या होता है, DNA होता है, क्योंकि DNA किसी का चेंज नहीं हो सकता है। किसी भी टेक्निक से जो है DNA को चेंज नहीं किया जा सकता है। स्पेशली DNA को चेंज किया भी जा सकता है तो पर्टिकुलर किसी एक सेल के DNA को चेंज, पूरे बॉडी के सेल के DNA को चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज है इट इज टू ट्रेस द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। टू ट्रेस द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन के पाथ को जो है ट्रेस किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग के DNA फिंगरप्रिंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं वो जो फॉसिल्स ऑब्टेन किए जाते हैं, तो फॉसिल्स किसका बना होता है, स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम जो है एक तरह का क्या होता है, टिश्यू होता है, स्केलेटल टिश्यू। तो टिश्यू है तो सेल रहेगा ही उसमें, और सेल के अंदर जो है DNA मीन्स जेनेटिक मटेरियल भी अवेलेबल रहेगा, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल विल बी प्रोवाइड the pathway or provide the information to trace the path of evolution of any individual of any species। ये केवल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही कि किसी भी स्पेसीज का जो है कि इवोल्यूशन को ट्रेस जो है ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू किया जा सकता है। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग, एंड हियर वन ऑफ द एक्सेप्शन फॉर द DNA फिंगरप्रिंटिंग इट इज द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। एक्सेप्शन जो होता है इट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक एक्सेप्शन होता है इन द केस ऑफ
in the case to solve the crime case and for paternity testing. पैटर्निटी टेस्टिंग और क्राइम केस को सॉल्व करने में ये जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस अगर है तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बॉडी में क्या होता है कि उन दोनों का डीएनए जो है सिमिलर होगा। तो ऐसे में अगर कोई क्राइम होता है और वो क्राइम जो है दो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में से कोई एक करता है क्राइम, तो ये पता लगाना कि कौन किया है ये इम्पॉसिबल होगा। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस ये एक एक्सेप्शन होता है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये कभी कभी क्वेश्चन राइज हो सकता है, व्हाट इज द एक्सेप्शन फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके, सो हियर वी विल डिस्कस an example to solve a crime case or a crime scene। यहाँ पे हम लोग एक क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हेल्प से कैसे क्राइम सीन सॉल्व होता है उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सपोज यहाँ पे आपको जो है दो सस्पेक्ट है। ओके, वी आर टेकिंग टू सस्पेक्ट, सस्पेक्ट ए एंड सस्पेक्ट बी, सस्पेक्ट बी। तो जो भी आपका मेथोडोलॉजी जो आपको बताया गया है वो सारे मेथोडोलॉजी को फॉलो किया जाएगा। पहले मेथोडोलॉजी मीन्स जो सस्पेक्ट हैं उनके डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा। पहले उनके सेल को लिया जाएगा, तो ब्लड लिया जाएगा, उस ब्लड से जो है डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा और डीएनए को आइसोलेशन के बाद उसका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियेसिस। एंडोन्यूक्लियेसिस के हेल्प से डीएनए को डाइजेस्ट किया जाएगा, उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स किया जाएगा और आफ्टर डाइजेशन उस फ्रैगमेंट्स का क्या होगा, सेपरेशन होगा। छोटे छोटे फ्रैगमेंट जो है अलग अलग सेपरेट होंगे। तो ये सेपरेशन किसके हेल्प से होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से होता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एग्रो सेल पे होता है एंड देन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग टेक प्लेस फॉर मेकिंग अ मोर स्टेबल जेल सेपरेटिंग जेल। स्टेबल सेपरेटिंग जेल जो है बनाने के लिए ब्लॉटिंग प्रोसेस किया जाता है और उसी ब्लॉटिंग के बाद जो है रेडियो लेवल VNTR के साथ उसकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। तब हमको क्या दिखाई देता है, डीएनए का पिक्चर उसमें क्लियर दिखाई देता है, फ्रैगमेंट्स का पिक्चर दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले सस्पेक्ट ए और बी है उसके डीएनए का सीक्वेंस हम क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 पे लेते हैं। तो सपोज क्रोमोसोम 1 पे सस्पेक्ट ए का जो फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंट दोनों अलग अलग हैं तो हम अलग अलग ही लेते हैं, पेयर्ड भी पाए जाते हैं। तो सपोज इसमें जो VNTR वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट को हम दिखा रहे हैं। तो सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 में जो सस्पेक्ट ए का ये VNTR दिखाई दे रहा है उसमें आपका जो है ऊपर वाले में 5 है, 5 और नीचे वाले में 3 है। सो 5 एंड 3, ऊपर वाले में 5 VNTR, नीचे वाले में 3 VNTR। उसके बाद क्रोमोसोम सेकंड देखते हैं। तो क्रोमोसोम सेकंड में भी हम ऐसे ही डीएनए फ्रैगमेंट में VNTR को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज ये VNTR जो है ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 4, 5, 6, 7 लेते हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, 4 एंड 7। देन क्रोमोसोम नंबर 3, ये आपका 4 और 7 हो गया। अब हम क्रोमोसोम नंबर 3 लेते हैं। क्रोमोसोम 3 पे भी VNTR को हम लेबल करेंगे। तो सपोज इस पे जो VNTR अवेलेबल है, here we have 10 times repeat, then on homologous it is 6 times, 4, 5, 6 times VNTR. Then we will observe the chromosome of suspect B. So suspect B, if we observe the suspect B or
द डीएनए फ्रैगमेंट ऑफ सस्पेक्ट बी। सेम इस पे भी हम VNTR को मेंशन करेंगे। तो सपोज एट above 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो है 8 VNTR दिख रहा है और नीचे वाले में जो है 2 3 4 5 6 लेते हैं। तो 8 और 6 वाला VNTR जो है उस पर अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो है सस्पेक्ट का जो VNTR दिखा रहा है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लेबल किया जा चुका है। अब हम क्या लेंगे, क्राइम सीन से जो DNA अवेलेबल हुआ है उस क्राइम सीन वाले DNA का क्या VNTR है, उसके फ्रैगमेंट्स का, उसके बारे में हम जानते हैं। सस्पेक्ट का यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि सस्पेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट, सस्पेक्ट वाला जो है, so after the VNTR represent, तो ये था आपका क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नंबर पे DNA का फ्रैगमेंट जो है जिसपे VNTR अवेलेबल है। कौन कौन से VNTR है? तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे सस्पेक्ट में 5 और 3 VNTR है। ओके, नंबर ऑफ VNTR कितने टाइम जो है टेंडम रिपीट्स दिखाई दे रहा है, VNTR का रिपीटिंग कितने टाइम्स दिख रहा है वो दिखाया गया है। अब इसी VNTR के बेस पर जो है हम मैच कराएंगे सस्पेक्ट को फ्रॉम द DNA ऑन क्राइम सीन। क्राइम सीन पे जो DNA मिला तो उस DNA का जो जेल के ऊपर सेपरेशन दिखाई दे रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है 1 2 4 6 7 8, इस प्लेस पे इसका सेपरेशन हुआ है। मीन्स सेपरेशन ये VNTR लेवल शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 जो है ये VNTR लेवल है। उसी VNTR लेवल पर उतने VNTR का DNA जो है जाकर क्या होगा, सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से सेटलमेंट DNA का VNTR लेवल के अकॉर्डिंग ये क्राइम सीन पर जो DNA मिला था उसका ये सेटलमेंट दिखा रहा है। और ये सस्पेक्ट A और सस्पेक्ट B का जो VNTR DNA है उसका सेटलमेंट यहाँ पे दिखाया गया है ओवर द जेल के ऊपर जो है ये सस्पेक्ट A का VNTR शो कर रहा है और ये सस्पेक्ट B का VNTR शो कर रहा है। अब इसमें से आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि देख करके मतलब ये कि हम A और B को C से मैच कराएंगे। तो आप देखेंगे क्या कि C A और B में से किससे मैच कर रहा है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो C का जो DNA जेल के ऊपर DNA का अरेंजमेंट दिख रहा है वो किसके सिमिलर दिख रहा है, इट इज सिमिलर टू B। ये दिख रहा है आपका B के सिमिलर। इसका मतलब ये कि जो सस्पेक्ट B होगा दैट विल बी द क्रिमिनल और दैट विल बी प्रेजेंट और दैट वाज प्रेजेंट ऑन क्राइम सीन। क्राइम सीन पे कौन प्रेजेंट रहेगा, ये सस्पेक्ट B होगा। या फिर अगर पैटर्निटी टेस्टिंग का अगर केस है तो पैटर्निटी टेस्ट वाले में भी हम ऐसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए C जो है चाइल्ड है कोई और उसी के पैटर्निटी टेस्ट करना है और उसके सामने जो है 2 पर्सन है, एक A है और एक B है। तो A और B दोनों में से कौन जो है C का फादर है उसका पता लगाने के लिए हम क्या उसके DNA को मैच कराएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C का जो DNA का सीक्वेंस है, DNA का VNTR DNA का ऑर्डर दिख रहा है वो किससे मैच कर रहा है, B से मैच कर रहा है, A से मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, B विल बी द फादर ऑफ C। C का फादर क्या होगा, B होगा। इस तरह से वी कैन
solve a crime scene as well as the paternity testing case for any human being.